इट्स अ ट्रैप। हमें फंसाने के लिए किसी ने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी है कैप्टन अंगद। हमसे कहा गया था कि इस पहाड़ पर 2 से 3 आतंकवादी छुपे हैं और इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए हम 10 जवानों को यहाँ लेकर आए थे। लेकिन ये लोग मामूली आतंकवादी नहीं, दुश्मन देश की आर्मी है, और वो भी 30 से ज्यादा। अब अगर हमने गोली चलाई तो ऐसा साबित होगा कि हमने दुश्मन देश पर आक्रमण किया है, और अगर फायरिंग नहीं की तो सामने वाले हमें मार डालेंगे। इसलिए तुरंत पीछे हटने का ऑर्डर दीजिए। इंडियन आर्मी के एक जवान ने पैनिक करते हुए अपने ग्रुप लीडर कैप्टन अंगद से कहा। 1971 के दिसंबर की एक सर्द रात को 3 बजे भारत की सीमा के एक बर्फीले पहाड़ पर अफरा तफरी मची थी, क्योंकि दुश्मन देश ने भारत के साथ फिर एक बार षड्यंत्र रचा था और उनके सैनिक भारत के बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर घुसने की फिराक में थे। ऐसे में इंडियन आर्मी के 25 साल के कैप्टन अंगद सक्सेना की शेर जैसी दहाड़ सुनाई दी। हम पीछे नहीं हटेंगे। बाकी के जवान चौंक गए, क्योंकि वाकई में इस वक्त पीछे हटने में ही अक्लमंदी थी। लेकिन हमेशा की तरह अंगद ने किसी की नहीं सुनी। हम पीछे नहीं हटेंगे, फायर! ये सुनने के बावजूद किसी ने उसका ऑर्डर नहीं माना, इसलिए अंगद ने खुद दुश्मन देश पर फायरिंग शुरू कर दी। अब बाकी जवानों के पास फायरिंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, और दुश्मन देश भी यही चाहता था। इसलिए आखिर दोनों ओर से घमासान गोलीबारी शुरू हो गई। बर्फीले पहाड़ पर घमासान गोलीबारी चल रही थी। ऐसे में इंडियन आर्मी के एक जवान की बंदूक अचानक अटक गई। उसने अपनी बंदूक में नई बुलेट्स भरी और फायर करने की कोशिश की, फिर भी बंदूक नहीं चली। उसने अपने साथियों से दूसरी बंदूक की मदद मांगी तो पता चला कि 4 और बंदूकें खराब हो गई थीं और उनमें से भी कभी फायर हो रहा था, कभी नहीं। सारे जवान पैनिक करने लगे। बिना बंदूकों के जंग कैसे लड़ी जाए? अंगद की बंदूक चल रही थी। उसने तुरंत बिगड़ी हुई बंदूकों की जांच की तो एक जवान ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये बंदूकें तो नहीं है कैप्टन, फिर ऐसे कैसे खराब हो सकती हैं? अंगद ने देखा कि दुश्मन देश की आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तुरंत एक्शन प्लान बदलना जरूरी था, इसलिए अंगद ने एक बहुत निडर फैसला लिया और सबको ऑर्डर्स दिए कि अगर बंदूकें नहीं चल रही हैं तो ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाए। एक जवान ने दलील दी, लेकिन कैप्टन, हमारे पास ग्रेनेड्स भी ज्यादा नहीं है और वो खत्म हो गए तो हमारे पास ढंग का कोई हथियार भी नहीं बचा है। लेकिन अंगद ने दहाड़ते हुए ऑर्डर दिया, ग्रेनेड्स फेंकते हुए आगे बढ़ो और फिर उन तक पहुंचकर उनके हथियार छीनकर वो इस्तेमाल करो। हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ अंगद सामने की ओर एक बॉम्ब फेंककर आगे बढ़ा। आखिर क्यों कर रहा था अंगद ऐसा? क्यों ऐसा लग रहा था कि वो सुसाइडल मिशन पर है? क्यों जिद पर अड़े हुए हो अंगद? तुम्हें दिख नहीं रहा इट्स अ ट्रैप? ऊपर से कोहरा और बॉम्ब के धुएं में ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अंगद के साथी और बचपन के दोस्त ब्रिगेडियर विनय बंसल ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अंगद ने कहा, ये ट्रैप जितना दिखाई दे रहा है उससे कई गुना बड़ा है विनय। एक और बॉम्ब दुश्मनों पर फेंकते हुए अंगद ने आगे कहा, एक बंदूक अटक सकती है, लेकिन एक साथ इतनी सारी बंदूकों का एक साथ खराब होना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर आज पीछे हट गए तो हमारे देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। इसी के साथ विनय की चीख सुनाई दी। दुश्मन देश की एक गोली ने उसके कंधे के चिथड़े कर दिए थे। विनय को घायल होता देख अंगद गुस्से से चीखा और फिर एक हाथ से बॉम्ब फेंकते हुए और दूसरे हाथ से गोली चलाते हुए वो दुश्मनों की ओर भागा और कोहरे में खो गया। सुबह के 9 बज रहे थे। अंगद की आधी टीम मेजर जनरल अमिताभ सिन्हा के ऑफिस में खड़ी थी। बाकी की आधी टीम घायल होने की वजह से हॉस्पिटल में थी। जो तुमने किया वो बहादुरी नहीं, बेवकूफी है कैप्टन अंगद सक्सेना। 50 साल के अमिताभ सिन्हा का सख्त चेहरा गुस्से से लाल था। अंगद की नजरें नीचे और जुबान चुप थी, लेकिन अफसोस की एक शिकन भी नहीं थी। दुश्मन देश के षड्यंत्र का पता चलने के बाद भी तुमने सामने से फायरिंग चालू की और टीम की गन्स खराब होने का पता चलने के बाद भी तुमने पीछे हट नहीं की। अमिताभ आग बबूला हो चुका था। अपनी जिद की वजह से तुमने अपने साथियों को और देश दोनों को खतरे में डाला। दिस वोंट बी टॉलरेटेड कैप्टन अंगद। अंगद ने अपनी आंखें ऊपर किए बिना कहा, देश तो अभी भी खतरे में है सर, क्योंकि वहां जो हुआ वो कोई आम षड्यंत्र नहीं था। और फिर अपनी टीम की तरफ देखते हुए अंगद बोला, और रही बात इनकी जान की, तो देश की भलाई के लिए मैं किसी की भी जान की परवाह नहीं करूंगा। जिसे मरने से डर लगता है उन्हें आर्मी में आने से पहले सोचना चाहिए था।
आने के बाद नहीं। अंगद ने सारे जवानों के गुस्से को एक साथ छेड़ दिया था। बात और बिगड़े उससे पहले अमिताभ ने कहा, एवरीवन डिस्पर्स, मैं जिद्दी आदमी से अकेले में बात करना चाहता हूं। सबके जाने के बाद अमिताभ ने कहा, शायद तुम्हें इतनी जल्दी कैप्टन बनाकर मैंने गलती कर दी अंगद। कैप्टन होते हुए तुम्हें स्ट्रिक्ट होना है, निर्दयी नहीं। अब मुझे जवाब दो, तुमने पीछे हट क्यों नहीं की? और देश अभी भी खतरे में है, ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? अंगद जानता था कि वो खराब हुई बंदूकों के बारे में अपना ओपिनियन बताएगा, तब भी अमिताभ सिन्हा उसे महज एक थ्योरी समझ के नकार देगा, इसलिए वो चुप रहा। अमिताभ ने अपना लहजा थोड़ा नरम करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि पहले भी तुमने कई स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए हैं जो कि देश के हित में थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा अपनी मनमानी। तभी एक आर्मी कांस्टेबल बिना नॉक किए कमरे में घुस आया और सल्यूट करते हुए अमिताभ से बोला, सॉरी सर, बट इट्स अर्जेंट। आपके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से अर्जेंट फोन है। अमिताभ ने तुरंत ही अपनी टेबल पर रखे फोन से कनेक्ट किया। इसी के साथ सामने से एक आदमी की आवाज आई, मेजर जनरल अमिताभ, कल रात सीमा पर हुए हमले के बारे में गंभीर बात सामने आई है। अमिताभ ने सुनते ही फोन स्पीकर पर डाल दिया ताकि कमरे में खड़े अंगद के साथ दरवाजे के पास खड़े बाकी के जवान भी सुन सकें। सामने से आवाज आना जारी रही, खबर मिली है कि आपकी कैंटोनमेंट का एक सिपाही दुश्मन देश से मिला हुआ है और कल रात उसी के साथ मिलकर दुश्मनों ने हमारे जवानों को मारने का जाल बिछाया था। जल्द से जल्द पता करो कि वो कौन है। We cannot afford any delays here। कहते हुए फोन काट दिया गया। अमिताभ के साथ साथ सब लोग हक्के बक्के रह गए। अंगद भी शौक में अमिताभ को देख रहा था। अमिताभ का खून खौल उठा, लेकिन वो जानता था कि जब तक ठोस सबूत नहीं मिल जाता वो किसी पर भी उंगली नहीं उठा सकता था। मुझे अकेला छोड़ दो, कहते हुए अमिताभ ने अंगद को बाहर भेजा और सोचने लगा कि कौन हो सकता है वो गद्दार। ऐसे में अमिताभ ने किसी की आवाज सुनी, सर। पीछे मुड़कर देखा तो अंगद की टीम का एक जवान आया था। वो एक कदम अंदर आया और बोला, सर, मैं कैप्टन अंगद को 2 सालों से जानता हूं, लेकिन कल रात उनका बर्ताव कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कल हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अंगद ही गद्दार। शट अप! गुस्से में अमिताभ ने उस जवान को अपनी बात भी खत्म नहीं करने दी। वो निर्दयी हो सकता है, बेवकूफ भी हो सकता है, लेकिन वो गद्दार नहीं हो सकता। जवान मुंह लटकाकर बाहर निकल गया और अमिताभ सिन्हा अपना सर पकड़कर बैठ गया। देखते ही देखते रात हो गई। अपने बेड पर सोए अंगद की नींद उड़ी हुई थी। पिछली रात के हमले के बाद से अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब अंगद याद कर रहा था। कुछ सोचकर वो बिस्तर से उठा और बाहर निकल गया। एम्यूनिशन के कमरे के बाहर एक गार्ड रेडियो सुन रहा था। रेडियो पर दुश्मन देश के किए हुए हमले की खबर आ रही थी। रेडियो के जरिए देश में एक गद्दार है, ये खबर लोगों तक भी पहुंच गई थी। गार्ड से वो कमरा खुलवाकर अंगद अंदर गया और लालटेन की रोशनी में बिगड़ी हुई बंदूकों को जांचने लगा। तभी बाहर कुछ आवाज हुई। अंगद ने खिड़की से देखा तो 19-20 साल की लड़की गार्ड के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अंगद सतर्क हो गया। वहीं से उसने एक बंदूक ली और अपनी जेब में डाल ली। मुझे बहुत ही जरूरी बात। जब अंगद बाहर आया तब लड़की सिसकियां लेते हुए रो रही थी और बोलने की कोशिश कर रही थी। अंगद को देखकर वो भागते हुए उसके पास आई और घुटनों के बल गिर गई, मानो उसकी सांसें भागने से फूल गई हों। अंगद ने गार्ड से जाने को कहा और फिर खुद घुटनों के बल बैठकर कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ? लड़की ने कहा, मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। दूर खड़ा गार्ड लड़की को अंगद से बात करते देख तो रहा था, लेकिन कुछ सुन नहीं पा रहा था। लड़की के कपड़ों से कोई बता नहीं सकता था कि वो हिंदुस्तान से है या पड़ोसी देश से, क्योंकि बॉर्डर पर बसे कुछ गांव एक दूसरे से इतने नजदीक थे कि अक्सर उनकी पोशाक, रहन सहन सब एक जैसा होता था। लड़की की बात सुनकर अंगद चौंक गया। उसने लड़की को शक भरी नजरों से देखकर पूछा, तुम इतनी जरूरी बात कैसे जानती हो और हमें क्यों बताने आई हो? इसी के साथ उस लड़की को अपनी कमर के पास कुछ महसूस हुआ। उसने हैरान होते हुए देखा कि अपनी जेब से अंगद ने बंदूक निकालकर लड़की पर तान दी है। सच बोल लड़की, ये सब कहने के लिए तुझे दुश्मन देश ने भेजा है ना? खबरी है ना तो उनकी, वरना इतनी बड़ी बात तो जैसी मामूली लड़की को कैसे पता चली? लड़की ने कहा, आपको क्या लगता है मैं अपनी जान जोखिम में डालकर ये सब बताने क्यों आई हूं? आप मानो या ना मानो, पर सच यही है
कि हमारे देश पर हमला करने के लिए सिर्फ हथियार बाहर से आते हैं, उसे चलाने वाले लोग तो इसी देश में रहने वाले होते हैं। तभी कहीं से गोली चली। लड़की अपनी पीठ पर गोली लगने की वजह से धीरे से घूमी और उसने पीछे की ओर देखा। तभी उस गार्ड ने भी लड़की की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा कि वो लड़की घूमकर जाने को हुई होगी। तब उसकी पीठ पर किसी ने गोली चलाई होगी। लड़की वहीं ढेर हो गई। बौखलाया हुआ गार्ड भागकर अंगद के पास आया और उसने देखा कि अंगद, जो कि लड़की के पीछे ही था, उसके हाथ में बंदूक थी जो लड़की पर तनी हुई थी। तुरंत गार्ड अपनी बंदूक अंगद के सर पर लगाता हुआ बोला, सर, आपने सिविलियन को मार डाला। जाहिर सी बात थी कि लड़की पर गोली अंगद ने नहीं चलाई थी, लेकिन फिर किसने चलाई थी? अंगद ने अंधेरे में उस दिशा में देखने की कोशिश की जहां से गोली चली थी। भले ही अंगद को वहां कोई दिखा नहीं था, लेकिन वो पूरा मामला समझ गया था। गोली की आवाज सुनकर फटाफट जवान इकट्ठा होने लगे। अंगद के हाथ से फौरन बंदूक छीन ली गई। अमिताभ सिन्हा ने फिर एक बार अंगद पर हर तरह के सवालों की बौछार कर दी। कौन थी वो लड़की? तुमसे क्यों मिलने आई थी? उस लड़की ने क्या बात की तुमसे? अमिताभ अंगद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो अंगद खुद को बचाना नहीं चाहता हो। इसलिए गुस्से में अमिताभ ने अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, स्पीक डैम इट! गार्ड ने तुम्हें उसके सामने बंदूक ताने पाया था। सारे सबूत ये इशारा कर रहे हैं कि तुमने उस सिविलियन का खून किया है। सच क्या है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। अंगद को पता था कि वो जो कुछ भी बोलेगा उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन आखिर ऐसा क्या पता था अंगद को? उसी वक्त आर्मी कांस्टेबल एक रिपोर्ट लेकर आया। रिपोर्ट में लिखा था कि लड़की को लगने वाली गोली इंडियन आर्मी की थी। हालांकि इंडियन आर्मी की गोलियां इस वक्त अंगद के अलावा बहुत सारे जवानों की बंदूकों में थी और ये बात अमिताभ जानता था। लेकिन साथ ही अंगद की चुप्पी और गार्ड के बयान की वजह से शक की सुई अंगद पर ही जाकर अटकती थी। अमिताभ के दिमाग में अब सारी बातें एक साथ घूमने लगी। कैसे पिछली रात को अंगद ने इंडियन आर्मी को बिना हथियार दुश्मनों से लड़ने पर मजबूर किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो की गद्दार वाली बात, और अब ये सिविलियन को मारने वाली बात। हो ना हो, ये सब बातें एक दूसरे से कनेक्टेड लग रही थी। इसलिए अमिताभ के पास अंगद को सजा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आखिर में अंगद का कोर्ट मार्शल हुआ और उसे आर्मी से निकाल दिया गया। दूसरे दिन देश भर के अखबारों के फ्रंट पेज पर अंगद सक्सेना की बड़ी सी फोटो थी और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, गद्दार अंगद सक्सेना का हुआ कोर्ट मार्शल। आर्मी कैंप से निकलने से पहले अंगद अपने दोस्त और साथी ब्रिगेडियर विनय बंसल से मिलने गया तो विनय ने दुखी होते हुए कहा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे बचपन का दोस्त और मेरा कैप्टन अंगद सक्सेना कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। अंगद ने विनय के सामने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें इस बार हल्की सी नम थीं। विनय आगे बोला, मैं ये भी जानता हूं कि उस लड़की को तूने नहीं मारा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तूने पूरे वक्त चुप्पी क्यों साधे रखी, खुद की सफाई में कुछ कहा क्यों नहीं? आफ्टर ऑल इट्स अबाउट योर डिग्निटी। आखिर में अंगद ने कहा, मैं इसलिए चुप था क्योंकि मुझे जो बात पता चली है उसके बाद अगर मुझे सच में इस देश की रक्षा करनी है तो आर्मी से निकलना ही होगा। क्योंकि विनय इस बात को नहीं समझा था, इसलिए अंगद ने आगे कहा, ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया है वो बहुत बड़ा है और बहुत गहराई तक बिछा हुआ है। मैं जब तक आर्मी में रहता तब तक मेरे हाथ प्रोटोकॉल से बंधे हुए होते, लेकिन अब मैं आजाद हूं। अब डरना तो उन्हें चाहिए जिन्होंने ये जाल बिछाया है, क्योंकि अब मैं उनका पर्दाफाश किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर अंगद वहां से निकल गया। इसके बाद जम्मू से ट्रेन पकड़कर अंगद अपने शहर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। काफी घंटों के सफर के बाद रात को ट्रेन दिल्ली पहुंची। अंगद सामान लेकर ट्रेन से उतरा ही था कि बाहर का नजारा देख उसके पैर थम गए। प्लेटफॉर्म पर कम से कम 200 लोग हाथ में पत्थर लिए खड़े थे। गद्दार, वापस जाओ! एक ने नारा लगाया तो बाकी लोग भी जुड़ गए। भीड़ में काफी लोग उसकी पहचान वाले भी थे, कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, जो रातों रात उसके दुश्मन बन बैठे थे। अंगद ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया तो किसी ने भीड़ में से एक पत्थर फेंका। अंगद मुश्किल से उस पत्थर से बचा, लेकिन तभी वहां अफरा तफरी मचना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि भीड़ अंगद को कुचल कर ही रहेगी। पर ऐन वक्त पर वहां पुलिस की जीप आकर भीड़ पर काबू पाने में और अंगद को वहां से निकालने में कामयाब हो गई। पुलिस की जीप ने अंगद को उसके मोहल्ले तक छोड़ा।
उसने देखा कि मोहल्ला एकदम सुनसान था। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ते हुए आसपास देख रहा था। उसे कुछ लोग घर के अंदर से उसकी तरफ झांकते हुए दिखे। अंगद समझ गया कि सब ने उसे गद्दार मान लिया था, जिस वजह से कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। अंगद घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर की सफेद दीवार पर बड़े बड़े काले अक्षरों से लिखा हुआ था, गद्दार। क्या यही अंगद की पहचान बनकर रह जाएगी? क्या वो दुनिया को कभी हकीकत बता पाएगा? आखिर कैसे मिटाएगा वो अपने माथे पर लगे इतने बड़े कलंक को? जानने के लिए और भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।